नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वह भारत के लिए गौरवान्वित करने वाला एक मुद्दा है। और टॉपिक क्या है? शांति निकेतन यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर ली गई है। तो इस वीडियो में हम बात जो करने वाले हैं वह हम शांति निकेतन को बात करेंगे कि इसकी विशेषता क्या है। दूसरी बात, विश्व धरोहर सूची क्या होता है और यूनेस्को को लेकर के चर्चा करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि कोई भी संस्था, जगह, क्षेत्र यदि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर ली जाती है तो उसके क्या क्या लाभ होते हैं। हम यह भी समझेंगे कि इसमें शामिल होने के प्रक्रिया क्या सब होते हैं। तो इसको हम डिटेल से देखने वाले हैं। आप क्या कीजिए, पेन और कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए, नोट्स अपडेट कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने वाली है जो फैक्चुअल होने वाली है। तो इसलिए आपके लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी जो है वह प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा होने वाला है। मेंस में भी लाभकारी होगा, लेकिन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि संस्थाओं के बारे में जो है यूपीएससी लगातार पूछती रहती है। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, और सूचना यह है कि संस्कृति आईएएस समान अध्ययन का नया फाउंडेशन बैच की शुरुआत कर रही है। और यह जो फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने वाला है यह संस्कृति आईएएस के दिल्ली केंद्र में होने वाला है। इसका दिनांक देखेंगे तो 3 अक्टूबर से, और वक्त रखा गया है दोपहर के 3 बजे। फाउंडेशन कोर्स कहने का तात्पर्य है कि इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही सेगमेंट की पूरी तरह से पढ़ाई कराई जाएगी। यह हाइब्रिड कोर्स में अवेलेबल होगा। हाइब्रिड कोर्स कहने का तात्पर्य है कि आप इसे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से ले सकते हैं। संस्कृति आईएएस के जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की टीम है, आप इनसे भलीभांति परिचित हैं। दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके या संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर विजिट करके इससे संबंध में विशेष जानकारी लेकर के अपना नामांकन सुनिश्चित करवा सकते हैं। अब चलते हैं हम टॉपिक की ओर। देखिए, चर्चा में क्यों बना हुआ है। अगर न्यूज़पेपर पर देखिए तो शांति निकेतन फाइंड्स अ प्लेस ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, यही कहा गया है। दूसरी बात की गई है, शांति निकेतन कहाँ अवस्थित है, तो पश्चिम बंगाल में। इसलिए कहा गया है, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने इस पर बहुत खुशी जाहिर की है। अब यहां से हम डिटेल से इन चीजों को देखते हुए चलेंगे। प्रमुख बिंदु क्या क्या है इसे समझ लीजिए। देखिए, शांति निकेतन जो है इससे पहले भी कई बार एएसआई ने संस्था का नाम भेजा था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नॉमिनेशन के लिए इसे भेजा था, लेकिन इसके नाम पर विचार नहीं किया गया। लेकिन हाल ही में विश्व धरोहर समिति की 45वां सत्र हुआ था। कहां पर? सऊदी अरब में। उसमें शांति निकेतन को इस सूची में शामिल करने का फैसला कर लिया गया। भारत के 41 स्थल जो हैं, अगर इसको इंक्लूड कर दें तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में पहले से ही शामिल हैं। यदि अगर बंगाल के संदर्भ में देखें, चूंकि शांति निकेतन जैसा मैंने पहले कहा कि बंगाल में अवस्थित है, तो बंगाल में इससे पहले भी 2 स्थल ऐसे हैं जो कि यहाँ पर विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किए गए हैं। एक तो है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जिसकी चित्र आप यहाँ देख रहे हैं। दूसरा, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आप जानते हैं, यह भी शामिल किया गया है। इसके बाद यह तीसरा होगा बंगाल का, जो कि विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया जाएगा। यह कुछ मुख्य बातें रह गई, कुछ पॉइंट रहा, फैक्ट रहा। अब हम शांति निकेतन के बारे में समझते हैं कि शांति निकेतन की ऐसी क्या खासियत है कि इसे शामिल कर लिया गया है। देखिए, शांति निकेतन जो है पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित एक शहर है। एक शहर की पूरी परिकल्पना की गई थी। सबसे पहले इस चीज को समझ लेना है। पहले भूमडांगा के नाम से इसे जाना जाता था, और रविन्द्रनाथ टैगोर के जो पिताजी थे, उनके जो फादर थे देवेंद्र नाथ टैगोर, उन्होंने एक घर को शांति निकेतन के रूप में स्थापित किया था। एक पूरा बंगला था। शांति निकेतन शब्द का तात्पर्य आप क्या समझते हैं? निकेतन और शांति 2 शब्द से मिलकर के बना है, यानी कि ऐसा जगह जहां पर शांति से रहा जा सकता है, ऐसा जगह जहां पर शांति का वास होता हो। कहने का तात्पर्य है कि वहां पर पीस की बात की जा रही है। ठीक है, तो ऐसे जगह को शांति निकेतन के रूप में कहीं न कहीं परिकल्पना करके इसे बनाया गया। इसके बाद जो है आगे की प्रक्रिया शुरू होती है 1901 में। 1901 में कवि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा यहाँ पर होता क्या है कि इन्होंने शिक्षा पद्धति पर काफी जोर दिया था। तो शिक्षा पद्धति को लेकर के रविन्द्रनाथ टैगोर वैसे भी बहुत खुश नहीं हुआ करते थे। उनका मानना था कि जिस तरह से शिक्षा दी जा रही है वह अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। वह कहते थे कि जिस तरह से अगर 6 फीट का एक व्यक्ति है तो क्या उसे रहने के लिए केवल 6 फीट का घर दे दिया जाए तो पर्याप्त होगा? नहीं होगा ना।
उसे चलने के लिए, समझने के लिए, खाना बनाने के लिए, अपना एक बढ़िया जीवन जीने के लिए एक मकान की आवश्यकता है। ठीक वैसे ही वो शिक्षा पद्धति को देखते थे कि आप रटने की पद्धति मत शिक्षा पद्धति में अपना लीजिए, क्योंकि उससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है, उससे व्यक्ति का जो इमेजिनेशन है वो अनलॉक नहीं हो पाता है, तो वह कल्पनाशील नहीं हो पाएगा। और जो व्यक्ति कल्पनाशील नहीं हो पाएगा, जो शिक्षा पद्धति व्यक्ति को कल्पनाशील नहीं बना पाएगी, वह शिक्षा पद्धति किसी काम का नहीं होगा, वह सिर्फ व्यक्ति को एक तोता बनाएगा, रटने का जरिया बना देगा। यही रविन्द्रनाथ टैगोर कहा करते थे। इसीलिए इनकी एक परिकल्पना थी एक ऐसे स्कूल बनाने की, जो आगे चल के आप देखेंगे विश्वविद्यालय में भी तब्दील हो गया। तो एक ऐसे शिक्षण संस्थान बनाने की इनकी एक परिकल्पना थी जहां पर एक बेहतर शिक्षा पद्धति हो सके। तो इसी संस्थान को इन्होंने चुना और 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारतीय गुरुकुल प्रणाली पर आधारित, जो ब्रह्मचर्य आश्रम की बात की गई है भारतीय गुरुकुल प्रणाली में, उस पर आधारित शैक्षणिक व्यवस्था यहां पर इसकी शुरुआत कर दी। 1921 में शांति निकेतन में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और उस विश्वविद्यालय का नाम क्या रखा गया? विश्व भारती का नाम दे दिया गया। विश्व भारती बंगाल का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय। ध्यान देना है, सबसे पहली बात है कि विश्व भारती जो है वह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और यह एकमात्र ऐसा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहां का कुलाधिपति जो होता है वह देश का प्रधानमंत्री होता है। तो यह एक फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे नोट कर लीजिए। अब यहां पर समझते हैं कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में कोई भी जगह शामिल हो जाता है तो उसके क्या क्या लाभ होते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो क्या है कि उसकी जो मान्यता है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो जाती है, वह जग जाहिर हो जाता है, यह कहना ज्यादा सही होगा। अब जो है, जैसे कि आज यह शामिल हुआ तो दुनिया भर के लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, अखबारों में, टेलीविजन पे दिखाए जाएंगे, तो लोग इसकी विशेषता को समझेंगे। अभी तक जो मान लीजिए यह तो ठीक ठाक फिर भी फेमस था रविन्द्रनाथ टैगोर की वजह से, लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध नहीं होता है, लेकिन जब वो इसमें शामिल किया जाता है, यूनेस्को उसको मान्यता देती है, तब जाकर के उसके बारे में बहुत और रिसर्च किया जाता है और उसको कानूनी सुरक्षा भी मिल जाता है, क्योंकि जो भी नियम कानून तय किए गए हैं उसके आधार पर वहां कामकाज होगा। दूसरी बात, संरक्षण के लिए विश्व धरोहर कोष से धन प्राप्त होता है। कोई भी पुरानी इमारत हो, कोई प्राकृतिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक महत्व का कोई विषय वस्तु हो, कहने का तात्पर्य है कि उसे सहेज करके रखना पड़ता है। आपके पूर्वजों ने आपको क्या दिया, इसको आपको सहेज करके रखना पड़ेगा और सहेजने के लिए धन की आवश्यकता होगी। और भारत जो है एक विकासशील देश है, तो यहां पर तो विकास करने के लिए धन की कमी पड़ जाती है, फंड की कमी होती है। तो कई बार ऐसा देखा जाता है, जो प्राचीन चीजें होती है, धरोहर होता है, सांस्कृतिक महत्व का चीज होता है, वह फंड के अभाव में उसका नुकसान हो जाता है। तो इस स्थिति में यदि यूनेस्को यहाँ पर फंडिंग कर देती है तो यहाँ पर इसे धन प्राप्त होगा और इसका देखभाल जो है, रख रखाव जो है, वो बेहतर तरीके से किया जा सकता है। दूसरी बात जो है, निश्चित तौर पर जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस स्थल के बारे में अवेयरनेस लोगों के बीच में बढ़ेगा। इसका ध्येय क्या था, इस संस्थान का उद्देश्य क्या था? निश्चित तौर पर आज फिर जो है यह जो संस्थान चर्चा में आया, अपने उद्देश्यों को लोगों के समक्ष लाया। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो है एक ऐसी शिक्षा पद्धति चाहते थे जहां पर इंसान में कल्पनाशीलता बढ़े, उसके विचार उत्पन्न हो। तो निश्चित तौर पर आप देखिए, एक चर्चा हुआ, जागरूकता बढ़ा, लोगों ने को फिर से एक उद्देश्य पता चला और इस तरह की बातें फिर से चल पड़ेगी। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के बारे में थोड़ा सा हम पहले समझ लेते हैं। वर्ष 1972 की बात करें तो विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया गया था। यहां दो बातें कही गई है, ध्यान समझिए। विश्व की जो है सांस्कृतिक, दूसरा प्राकृतिक धरोहर, दो तरह के धरोहर की बात यहां पर की गई है। दूसरा, विश्व धरोहर स्थल कन्वेंशन 17 दिसंबर 1975 को लागू हुआ था, ये एक फैक्ट है, आप इसे देख लीजिए। वर्ष 1978 में पहली बार विश्व धरोहर स्थल सूची बना दी गई थी, एक लिस्ट बना गई थी पहली बार 1978 में। और विश्व विरासत स्थल एक विशेष सांस्कृतिक या भौगोलिक महत्व, मानवता के लिए उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य बनाने वाले स्थल के रूप में जाने गए। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के प्राकृतिक या मानव निर्मित क्षेत्र इसमें शामिल किए जाते हैं, जिसे विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है। ध्यान देना है, प्राकृतिक की भी बातें की गई है, ठीक है, यानी कि जिसका निर्माण
प्रकृति के द्वारा हुआ है, मानव का उसमें कोई योगदान नहीं है। दूसरा, ऐसे रचनात्मक कार्य जो मानव निर्मित है, मनुष्य ने अपने कल्पनाशीलता से, अपने योग्यता से उसे तैयार किया है, उसको भी इसमें शामिल किया गया है। और ये दोनों ही चीजें जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व के होने चाहिए, तब उस पर विचार किया जाता है। अब इसमें 3 प्रकार के जो स्थल होते हैं वो शामिल किए जाते हैं, ठीक है। यह जो है अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट कर लीजिए। इसमें 3 प्रकार के स्थल जो है वो शामिल किए जाएंगे। 3 प्रकार के स्थल में पहला आ जाएगा सांस्कृतिक महत्व के जो चीजें हो जाएगी वह, और दूसरा हो जाएगा जो प्राकृतिक, यानी कि प्रकृति के द्वारा जो निर्मित है, जैसे कि मैंने सुंदरबन का बात किया, सुंदरबन डेल्टा की बातें की बंगाल का, तो यह प्राकृतिक में आ जाएगा। और मिश्रित की फिर हम यहां पर चर्चा करेंगे। तो यह 3 तरह की चीजें आएगी। मिश्रित में क्या हो जाएगा कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों ही महत्व के जो स्थल होंगे उसको शामिल किया जाएगा। देखिए, सांस्कृतिक स्थल में ऐतिहासिक इमारत, क्या क्या चीजें आ जाएगा देख लेते हैं। ऐतिहासिक इमारत को शामिल किया जाएगा, कोई पुराना बहुत शहर हो, पुरातात्विक कोई स्थल हो, स्मारकीय मूर्तिकला हो, कोई पेंटिंग बहुत पुराना हो, इन सब चीजों को सांस्कृतिक महत्व में शामिल किया जाएगा, क्योंकि ये वैसी चीजें हैं जो किसी भी जगह के संस्कृति के बारे में जानकारी देता है, इसीलिए इसे सहेज कर रखने की आवश्यकता है। दूसरा, प्राकृतिक विरासत की जब बात करेंगे तो भूवैज्ञानिक, पारिस्थितिकी या जैविक प्रक्रियाएं, दुर्लभ या अद्वितीय प्राकृतिक घटनाएं, दुर्लभ या लुप्तप्राय प्रजातियों के आवास स्थल, असाधारण जैव विविधता के स्थल को भी शामिल किया जाएगा, जैसा कि सुंदरबन डेल्टा के बारे में मैंने पहले भी एक उदाहरण आपको दिया है। तो इसमें प्राकृतिक विरासत में इन चीजों को शामिल किया जाएगा। और मिश्रित विरासत की जब बात करेंगे तो इसमें जैसा कि मैंने पहले कहा कि दोनों ही शामिल हो जाएगा, प्राकृतिक भी आ जाएगा और सांस्कृतिक, दोनों प्रकार के जो महत्वपूर्ण तत्व हैं जब शामिल होते हैं तो उसे मिश्रित विरासत के तहत रखा जाता है, शामिल किया जाता है। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में किसी स्थल के शामिल होने की प्रक्रिया क्या है, हमारे लिए यह जानना जरूरी हो जाएगा। हमने यूनेस्को के बारे में समझ लिया, हमने इसके लाभ समझ लिए। अब यह जानना जरूरी है कि कोई भी स्थल मान लीजिए उस लिस्ट में शामिल किया जाता है, उसे जगह दिया जाता है, तो आखिर कुछ तो प्रोसेस होगा, क्या रूल रेगुलेशन है, उसके तहत कैसे काम होता है, यह समझने की जरूरत है। जैसे कि इसी शांति निकेतन को ASI ने पहले भी इसका नाम भेजा था, लेकिन बार बार ये रिजेक्ट हो रहा था, ठीक है। इसीलिए जान लेना हमारे लिए जरूरी है कि क्या क्या प्रोसेस है। देखिए, प्रोसेस की अगर बात करें तो पहले किसी स्थल को अस्थायी सूची में शामिल कर लिया जाता है, सीधा उसे स्थायी सूची में जगह नहीं दिया जाता है, पहले अस्थायी सूची में दिया जाएगा, ठीक है, परमानेंट ना किया जाएगा उसे। और फिर जब उसे अस्थायी सूची में शामिल कर लिया जाएगा, फिर उसके बाद विश्व धरोहर केंद्र द्वारा धरोहर सूची बनाने में सलाह और सहायता दी जाएगी, ठीक है, कि इसे धरोहर सूची में इस जगह को शामिल कर लीजिए। यदि इसे जरूरत पड़ता है तो विश्व धरोहर केंद्र इसकी मदद करती है। उसके बाद क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल परिषद और विश्व संरक्षण संघ द्वारा उस स्थल का आकलन किया जाता है, देखा परखा जाता है कि मान लीजिए कहा गया कि यह प्राकृतिक महत्व का स्थल है, तो सब चीज देखा जाता है क्या कि वाकई वहां पर कोई लुप्त प्राय के प्राणी हैं या कोई ऐसा स्पीसीज है जिसका जो कि बहुत दुर्लभ है, इन सब चीजों का पहले आकलन किया जाता है। या अगर मान लीजिए मानव निर्मित की ही बात करें तो मानव निर्मित में क्या क्या संरचनात्मक इस तरह की बातें की गई है, क्या क्रिएटिविटी है, इन सब चीजों को देखा जाता है। इन संस्थाओं द्वारा विश्व धरोहर समिति से सिफारिश फिर की जाती है और फिर क्या होता है, विश्व धरोहर समिति उस पर निर्णय लेती है कि इसे अभी फिलहाल शामिल करना है या कि नहीं करना है। यूनेस्को द्वारा चयन के 10 मापदंडों की कसौटी पर स्थलों की जांच की जाती है। तो 10 पैरामीटर यहाँ पर तैयार कर लिया गया है। यहाँ पर चूंकि इस लेक्चर में 10 को बता पाना हमारे लिए कठिन था, इसके लिए आप क्या करना है, आपको यूनेस्को को वेबसाइट पे जाइए, वहां पर आप ये सर्च करेंगे, 10 तरह के जो मानदंड हैं वह आपके समक्ष आ जाएंगे। यानी कि कोई भी स्थल यदि सूची में शामिल किया जाता है तो उसे 10 मानदंडों को पूरा करना पड़ेगा, उसके तहत उसे होना चाहिए, तभी जाकर के उसके कसौटी पे अगर उतरता है तो उसे इसके अंदर शामिल किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यूनेस्को के बारे में हम समझ लेते हैं। तब से हमने देखा कि यूनेस्को के तहत, तो यूनेस्को को समझना हमारे लिए बेहद जरूरी होगा क्योंकि यूपीएससी जो है संगठन के बारे में लगातार प्रश्न करते रहती है। अब समझिए यूनेस्को क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के एक एजेंसी के रूप में हम यूनेस्को को जानते हैं और इसका उद्देश्य क्या होता है, तो शिक्षा, कला,
विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व भर में शांति और सुरक्षा प्रदान करना इसका एक सहयोग होता है। क्योंकि शांति और सुरक्षा तभी आएगा जब व्यक्ति शिक्षित होंगे, उसमें कला और विज्ञान का समावेशन होगा, सांस्कृतिक महत्व लोगों के बीच बढ़ेगा। इन सब चीज़ों को लेकर के जब जागरूकता बढ़ेगी, लोगों में रचनात्मकता आएगी, निश्चित तौर पर लोग जो है शांति और सुरक्षा की तरफ उन्मुख हो जाएंगे। तो इसका उद्देश्य जो है यूनेस्को का अगर आप देखेंगे तो अपने आप में ही कहीं न कहीं आपको मानव कल्याण का उद्देश्य इसके तहत दिखेगा। इसकी जो स्थापना है वह 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वह फ्रांस की राजधानी पेरिस में पड़ता है। इतनी जानकारी आप यहां पर नोट कर लीजिए। यूनेस्को का कार्यक्रम 2015 जो हुआ था, यहां पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे आप देख लीजिए। देखिए, यूनेस्को के कार्यक्रम 2015 में जो हुआ था उसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए एजेंडा 2030 में परिभाषित सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में भी योगदान ये करेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 17 पॉइंट रखे गए थे, ठीक है, और यह कहा गया था देशों से जो भी इसके मेंबर हैं कि 2030 तक आप इस लक्ष्य की प्राप्ति कर लीजिए। तो यूनेस्को का कार्यक्रम 2015 जो हुआ था, इस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए जिसकी संख्या इतनी है, यह भी मदद करता है, ठीक है। यूनेस्को विश्व विरासत समिति जो है देशों को प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत स्थलों की रक्षा के लिए प्रोत्साहित करता है, जागरूक करता है, यह इन्हें बताता है, समय समय पर यहाँ के जो अधिकारी और कर्मचारी होते हैं उसके प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करता है कि आपके यहाँ जो है यह प्राकृतिक या सांस्कृतिक विरासत के स्थल हैं, तो इसको यूं ही बर्बाद नहीं होने दीजिए, इसके रक्षा के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए, यह चीजें की जाती है। अब इस टॉपिक पर एक संभावित प्रश्न है और आप जानते हैं मैं प्रश्न का जवाब नहीं दिया करता हूं, लेकिन आप लोग प्रश्न का अच्छा जवाब देते हैं, सही जवाब देते हैं, इसलिए इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। इसका जवाब जो है इसी लेक्चर में है। यदि समझ में ना आए तो पीछे जाना है, वीडियो में फिर से देखना है, फिर आप इसका जवाब दे सकते हैं। शांति निकेतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर मैं जैसा सॉल्व करना बताता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर विचार करने कहा जाए और विचार नहीं करने लग जाना है। सबसे पहले कमांड पर आना है और कहा गया है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है, यानी कि कौन से कथन सही हैं उसकी डिमांड की गई है, ठीक है। तो चलिए अब यहां पर देखते हैं स्टेटमेंट। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित एक शहर है, इसकी बात हमने की है, अब देख लीजिए सही है गलत है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान के बाद यह पश्चिम बंगाल का तीसरा विश्व धरोहर स्थल है, हमने इसकी भी बात की है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल यह भारत का 41वां स्थल है। ध्यान देना है, तीनों ही टॉपिक पर मैंने डिटेल से आपको बताया है, तो आपको देखना है कि इसके आधार पर कितने स्टेटमेंट सही हैं। जो भी स्टेटमेंट सही होगा उसके आधार पर 4 विकल्प तैयार किए गए हैं, तो आपको जो भी विकल्प सही लगे उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके हमें उन चीज़ों से अवगत कराइए। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।